परवाज़ प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज एक ऐसी शख्सियत की परवाज़ आप तक पहुंचाने वाले हैं जो हौसले का नाम है, उमंग का नाम है, जीने का नाम है। कौन कहता है कि एक औरत कुछ नहीं कर सकती? कितनी सारी तकलीफें आपके सामने हो, कितने सारे लोग रोड़े डालने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपने ठान लिया एक बार अपने हौसले को, ये कहा हौसला बस मत हो जा, मस्त हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, बस मंजिल की तरफ बढ़ते रहो और आगे देखते रहो, आप सब कुछ पा सकते हैं। ये एक एंटरप्रेन्योर है, खुद अपना बिजनेस चलाती है और हर एक औरत के लिए इंस्पिरेशन है। जानना चाहेंगे कौन है? हम आपको बताएंगे, इनफैक्ट मिलवाएंगे। शी इज ईशा बेहता। हाय, हाउ आर यू डूइंग? मैं काफी ठीक हूँ, कोशिश कर रही हूँ हिंदी में बात करने की। अब हिंदी में तो बात करना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं आपकी आवाज़ जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जो कुछ करना चाहती हैं। डेफिनेटली। सो आपने भी काफ़ी सारी तकलीफें ज़िंदगी में उठाई। अगर हम आपके शुरुआती दौर में जाएं तो आपने, आज आप ऑथर है, मैजिकल ऑयल रेसिपीज़ आपके सामने आई है और इसमें ऑयल्स का इस्तेमाल करके, एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करके आप किस तरह से ज़िंदगी अच्छी बना सकते हो, आप अपने आप को अच्छा रख सकते हो। काइंड ऑफ स्वदेशी कॉन्सेप्ट है ये। बाहर की चीज़ें हम यहाँ लाएं, क्यों इतना खर्चा करें जबकि हमारे घर में सारी चीज़ें मुहैया हैं, हम कुछ कर सकते हैं। खैर, इस बिजनेस पे हम थोड़ा आगे बात करेंगे। शुरुआती दौर की बात करें, बॉलीवुड से ही आपने शुरुआत करनी चाहिए थी एज अ फैशन डिज़ाइनर। के बाद कि ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा नहीं, इससे किनारा मुझे करना है, मुझे अपना कुछ करना है और लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बनूं? मैंने किसी सेलिब्रिटी के लिए कुछ पूजा की थी ताकि वो एक रियलिटी शो में टिक सके। यू आर टॉकिंग अबाउट राजा? यस। काफ़ी सारा झेलना पड़ा आपको उसके लिए, और वो जो एलिगेशंस वगैरह आप पे लगे, क्या आप उनको बातों को मानती थी या ऐसे कैसे हो गया आपके साथ? देखिए, उनका मैंने तो सिर्फ पूजा के लिए, उनका जब जाने से पहले उन्होंने मुझे बोला हुआ था कि आप मेरे लिए पूजा करें ताकि मैं बिग बॉस हाउस में टिक सकूं। तो हमने बाकायदा उसके लिए वो काम किया था। जब लौटने के बाद, क्योंकि जब उनका फ़ोन आया तब मैं मुंबई में नहीं थी, जब मैं वो वापस लौटे, उनको जब पैसा लेना था तो वो पलट चुके थे और उनको तब तक तो वो ड्रग्स वग्स लेते थे, उनको खुद पता नहीं था वो क्या कर रहे हैं। एंड ही मॉलेस्टेड मी, व्हिच ही इज़ नॉट सपोज्ड टू डू टू एनी वुमन एक्चुअली। ओके, सो उस पे काफी गहरा असर पड़ा था आप पर, आप डेफिनेटली डिप्रेस हो गई थी तभी ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी उम्र भी छोटी थी, तभी मैं 21 साल की थी। अब मुझे करेगा कोई ऐसा तो मैं वहीं पे उसको मुंह तोड़ के जवाब भी दूंगी और वहीं पे उसको मुक्का मार के गिरा भी दूंगी। पर तब उस उम्र के हिसाब से मैं डर चुकी थी काफी। तो फिर आपने किनारा कर लिया। सो उस बीच आपने क्या सोचा? होता है हर एक लड़की के साथ ऐसा होता है, जब उसको लगता है कि उसके सम्मान की बात आ गई है, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके ईगो को हर्ट किया। हर एक लड़की का अपना ज़मीर होता है, तो ज़मीर को हल्का सा आपने ललकारा तो आप बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि हमेशा लड़की सफ़र करती हैं, फिर आप चुप रहो तो सफ़र करती हैं, ज़्यादा बोलो कहेंगे नहीं बहुत आउटस्पोकन है यार, कुछ भी बोल देती हैं। प्रॉब्लम यही है, अपने अभी तक हम लोग हमारा बोलते हैं कि हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है, पर औरतों के मामले में अभी भी हम पीछे ही है। अगर मैंने छोटे कपड़े पहन लिए तो मेरे ऊपर उंगलियां उठाई जाएगी, मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मेरे बारे में उंगलियां उठाई जाएगी। पर मैं समझती हूँ इतना आगे, इतना समझने के बाद, सीखने के बाद अभी इतना समझ में आ गया है कि लोगों को वैसे भी बकवास करनी है, आप कुछ करो या नहीं करो, तो इससे अच्छा खुल के जियो और जिसको जो बोलना है, जिसको जो सोचना है सोच सकता है। आप फिर इस तरह से बाहर आ गई, आप एक ऑथर हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप लोगों को स्पीच के लिए आपको बुलाते हैं, लड़कियों को थोड़ा प्रोत्साहन करने के लिए आपको बुलाते हैं। तब उस लम्हे में क्या आपने सोचा था, क्योंकि कई सालों तक आप सामने नहीं आई थी? जी, क्योंकि मुझे क्या लगा था कि ये तरीका नहीं है। सबसे पहले तो मॉलेस्ट कौन करता है या रेप कौन करते हैं? जो अंदर से टूटे हुए होते हैं, उनको अपना पावर किसी के सामने दिखाना होता है, तब वो सामने वाले को दबाने की कोशिश करता है। ऑफ कोर्स मेरी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि मैं खुद डर गई थी कि मैं कैसे, अभी लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, मैं और किसी को मिलूंगी तो शायद ऐसा हो जाए कि वापस मेरे से कोई ऐसा बिहेव करे। इनफैक्ट मैं मोटी हो गई थी उसके बाद, क्योंकि लोग, सारी लड़कियों का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे देश में। मैं आज बहुत खुले से बात करूंगी, हर एक लड़की जैसे वो बढ़ती है, वो मॉलेस्ट कोई ना कोई तरीके से होती ही होती है। फिर शायद आपके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, एक्सप्लॉयटेशन किसी न कहीं से होता ही है। तो क्या हो जाता है कि आपका ये मिडिल पार्ट है, ये सिक्योरिटी होता है, तो तब भी वहां पे मोटापा आ जाता है।
और जब तक आप उसके ऊपर नहीं, आप जब तक वापस खुल के बाहर नहीं आओगे तब तक आपका फैट नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता होती है, और इन लोग से डर के कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये खुद डरे हुए लोग होते हैं। उसके बाद आप इतने अच्छे से सामने आई, फिर आप हर्ब्स की तलाश में निकली जी। फिर कौन से पॉइंट पे आपने सोचा अब ऐसा कुछ करना चाहिए जो आपके लिए भी अच्छा है जी। आपके ऊपर बॉस ना हो जी। आप अपने हिसाब से काम करें, और ऐसा काम करें कि हर एक लड़की तक, हर एक औरत तक, महिला तक ये बात पहुंचे कि वो खुद भी अपना बिजनेस क्रिएट कर सकती है, घर पे बैठ के ही काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल करके, एंड शी कैन डू वंडर्स। और आपने तो किताब अपनी एक सामने रखी भी ली, और इसके अलावा और भी आप किताबें लिख रही हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे हाउ यू स्टार्टेड ऑफ विद ऑयल्स। सो मैं 9 साल से विका कर रही हूँ। विका इज विचक्राफ्ट अगेन। पृथ्वी की कुछ भी सामान हो गई, जड़ी बूटी हो गई है, तेल हो गया है, पानी हो गया है, ये सारे तत्वों को मिला के हम लोग इससे काम करते हैं और उससे रिजल्ट्स देते हैं। तो ये बुक का रीजन यही था कि मैं ऑयल्स बनाती थी, बेचती थी, लोगों को रिजल्ट काफी मिलता था। मैं आगे सिखा रही हूँ करीबन 9 सालों से, और मैं पहली इंडियन थी जो ये क्लासेस मतलब ऑयल्स के बारे में पढ़ाती थी, वर्कशॉप सिखाती थी मैं। तो आगे जाके क्या हो गया, अभी स्टूडेंट्स आगे सिखाने लग गए, और एक ऑयल करीबन 4-4 हज़ार रुपए में बेच रहे थे, या उससे भी ज्यादा। तो मैंने सोचा बहुत ज्यादा हो रहा है अभी लोगों के लिए, ये किताब ही लिखी जाए ताकि हर किसी के पास पहुंच सके, हर कोई अपने तेल बना सके। जड़ी बूटी तो हम लोग के घर पे ही मिल जाती है, और हम लोग को वो लगता है कि सारी जड़ी बूटियां बाहर से मंगानी पड़ती होगी, पर सब कुछ अपने देश में मिल जाता है, आपको थोड़ी सी तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन क्या होता है ना, लोग यहाँ के ऑयल्स तो खरीद ही नहीं पाते हैं, उनको लगता है, वो थोड़ी शक की नजर से देखते हैं कि पता नहीं सही है कि नहीं है, मिलावट तो नहीं है। एसेंशियल ऑयल बाहर भी इंडिया से ही जाते हैं, लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन ये अजीब सी साइकोलॉजी है हम इंडियंस की, हम कहें तो आप किसी से भी बात करने जाओ कि हम अपने ऑयल्स बना रहे हैं, हमारी खुद की ये है, खुद का क्रिएट है किया हुआ, वो कहेंगे नहीं क्या हर्ब्स की आप बात कर रहे हो, नहीं हम तो बाहर के प्रोडक्ट्स लाते हैं, क्योंकि वो एक ब्रांड होता है। उनके दिमाग में ये बात होती है कि नहीं यार वो शायद सही है, जबकि ये गलत है। ये साइकोलॉजिकली अगर हम देखेंगे, मुझे लगता है कि हम लोग अभी तक वो बंदी बने हुए हैं जो हम लोग कुछ साल पहले थे। फर्क ये है कि अभी हम लोग किसी के अंडर नहीं है, पर अभी भी हम लोग उनकी ही तरह इंस्पायर होना चाहते हैं। आई थिंक उनके जीन्स हमारे अंदर थोड़े बहुत छूट चुके हैं जो जब कभी चेंज नहीं होगा। और हमको लगता है कि शायद वो ठीक हो सकता है। पर यही हम लोग कुछ ना कुछ बेसिक चीज है, आप कॉस्मेटिक्स ले लो या कुछ भी ले लो, अगर आप ये बेसिक घर की चीजें या इस्तेमाल करेंगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। शुरुआत कैसे आपने की थी, किस तरह का ऑयल बनाने की आपने कोशिश की थी, किन किन चीजों का इस्तेमाल करके घर पे बैठ के? सबसे पहले तो हम लोग मनी ऑयल जैसे हम लोग बोलते थे, सिनेमन दालचीनी जो हम लोग बोलते हैं, घर पे आराम से मिल जाता है, तेज पत्ता आराम से मिल जाता है। सो सिनेमन प्यार और पैसा दोनों के लिए काम करता है। तेज पत्ता प्योरिफिकेशन और प्योरिटी लाता है उसमें, तो वो एक चाहिए होता है, कोई भी आप पैसा भी चाहो या रिलेशन भी चाहो, एक थोड़ा सा इनोसेंस बहुत जरूरी होता है हर एक चीज में। तो हम लोग बे लीफ उसके लिए ऐड करते हैं। क्लोव, अपना क्लोव, लौंग से प्यार वापस बढ़ता है, बिजनेस के लिए काफी अच्छा है। ऑरेंजेस, संतरे अपने, वो बिजनेस के लिए काफी अच्छा है। अगर आपको शादी के लिए रिश्ता चाहिए, आप ऑरेंजेस का अत्तर थोड़ा सा लगा के जाओ, आपको आना शुरू हो जाएगा। अरे वाह, तो ये जादू ही है, सब जादू है। लेकिन आपके घर में है, जो आप डे टू डे लाइफ में सेवन करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, इन चीजों और सब आसान है। हाँ। अगर आपको किसी के साथ मिठास घोलनी है, आप शहद डाल दो उनके साथ में, आपकी फोटो लो, उनकी फोटो लो, शहद डाल दो, आपके रिलेशनशिप में मिठास घुल जाएगी वापस। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम भूल जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ के लिए। अच्छा, इसके लिए आपको हर्ब्स तलाशने के लिए कभी कभार तो बाहर कंट्रीज में भी जाना पड़ता होगा? मैं जाती हूँ, मैं ट्रैवल बहुत रेगुलर करती हूँ, मतलब 2-3 महीने होते हैं और मुझे लगता है कि मुझे बस अभी बाहर जाना चाहिए। तो मैं यूरोप काफी जाती हूँ, मैं अमेरिका जाती रहती हूँ, पर मोस्ट ऑफ द हर्ब्स इंडिया में मिल जाते हैं। हाँ, 90% ऑफ द हर्ब्स इंडिया में मिल जाते हैं। 10% क्योंकि वो हमारे हैबिटेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ग्रो नहीं करता है, तो उसके लिए हम बाहर से मंगा लेते हैं या चली जाती हूँ। ईशा मेहता एंटरप्रेन्योर है, खुद बिजनेस चलाती है, काफ़ी कुछ आपने लाइफ में सहा, लेकिन आपके चेहरे पे वही रौनक वही ताजगी बरकरार है। हाँ, वक्त एक ऐसा आया जब आप बहुत डिप्रेशन का शिकार हुई थी। जब आप डिप्रेशन का शिकार हुई थी, जी, जब आपके साथ कई सारी चीज़ें हुई थी, आपको लगा कि नहीं
शायद लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, अगर मैं बाहर लोग के सामने आ जाऊं, उन मोलेस्टेशन की बात करूं तो वो शायद गलत मतलब निकालेंगे। तो जब आप डिप्रेशन का शिकार हुई थी तब किन किन चीज़ों का सामना आप अपने दिमाग में कर रही थी? क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में? सोसाइटी से कुछ सवाल थे, अपने आप से सवाल थे? मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पे सुंदरता खराब चीज़ है, कि अगर मैं सुंदर होंगी तो ये मेरे साथ होता रहेगा। अच्छा, you were thinking जो about बहुत ही it. अलग तरीके का है, But it's the point. इट इज, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमको लगता है बहुत सुंदर होना भी अच्छी बात नहीं है। माँ बाप भी कहते हैं कि नहीं आप ज्यादा सुंदर है, इस तरह से श्रृंगार करके मत निकलो बाहर। रूरल एरियाज में बहुत ऐसा होता है, आपको बुर्के में रखा जाता है, नहीं बाहर आप निकलो तो प्रॉब्लम। आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें अभी खत्म नहीं हो रही हैं? अभी टाइम आ चुका है एक्चुअली, लोग ज्यादा खींच रहे हैं अभी तो भी, पहले से तो काफी ठीक है। तो भी हम लोग गांव तो इतना जाते नहीं, हमको पता नहीं वहां पे चल क्या रहा है। अभी थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए, लड़कियों को जो करना है वो करने देना चाहिए, वक्त आ चुका है। क्योंकि लड़कियां क्या क्या नहीं करती है आज के जमाने में, कहाँ तक नहीं जाती है। और लोग अपने देश में आते हैं हमारे संस्कार और वो सब देखने के लिए, हमारी लड़कियां क्यों बाहर नहीं जाती है? बात हुई थी कि आप सवाल अपने आप से पूछती थी कि शायद मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ, हम खूबसूरत ही क्यों है। एक ये तकलीफ थी, दूसरा था मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था आप इतने छोटे हो तो आप कैसे ये फील्ड में हो। तो मुझे नहीं लगता उम्र या आपकी खूबसूरती आपकी नॉलेज में या किसी चीज के बारे में बदलाव ठहरा सकती है। अगर आपको कुछ चीज जानते हो आप, तो आप जानते हो, फिर आपको बचपन से पता होता है। एक चीज होती है, हम लोग बच्चों के लिए भी बोलते हैं, छोटे बच्चों के लिए, नहीं बेटा ये मत करना, आपको नहीं आएगा, शायद चीजें टूट जाएगी। हम बच्चों को जिम्मेदारी देते ही नहीं है, और वहीं पे हमारी गलती होती है। आप जब भी किसी को जिम्मेदारी दोगे वो अपने आप से चीजें ठीक ही करेगा, अपने हिसाब से चलाना शुरू करेगा ना, और वो पहले से ग्रो हो जाएगा, मैच्योरिटी से करेगा चीजें। नहीं, कुछ चीजें लड़कियों के लिए बनी हुई है, नहीं लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती, लड़की ये नहीं कर सकती, वो जहन में एक ताला लग जाता है। और अपने देश में तो अभी भी है ही ना कि लड़कियां बाहर मत जाओ, 7 बजे के बाद मत बाहर जाओ, ज्यादा खूबसूरत मत देखो, कोई देखेगा तो आपके बारे में क्या सोचेगा, अगर ऐसे छोटे कपड़े पहने तो क्या बोलेगा कोई। आपको ये लगता है जब लड़की ज्यादा आउटस्पोकन बनना शुरू हो जाती हैं तब ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं? अगर वो चुपचाप सहती रहेंगी सब कुछ सही होता है? सहना क्यों चाहिए? So that's important. अगर लड़कियां सहना बंद ही कर देगी, एक बंद करेगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सारी लड़कियां सहना बंद कर देगी तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं चलेगा अभी। आवाज एक साथ हर एक को उठानी पड़ती है। मैं सोचू आप करोगे, आप सोचो मैं करूंगी, वैसे कभी नहीं होने वाला है। जो करना है करो। हाँ, साथ करते हैं, बढ़ते हैं, देखते कुछ नहीं होगा, ज्यादा क्या होगा, गिरोगे ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर संभलोगे। हर एक औरत के अंदर एक जादू है जी, वो चाहे हौसले का जादू है, वो उड़ान देना चाहे, एक बार बस उठे, हर एक साथ देने के लिए तैयार है। जब वो परिवार चला सकती है। मेरे पास अभी भी उतना करेज नहीं है कि मैं घर बसाऊं, पर काफी औरतें जो हम लोग इतने गांव से बात करते हैं, पूरा घर संभालती है, तो उससे ज्यादा करेज किसके पास होगा कि खुद के बारे में भी देखो, अपने बच्चों के बारे में भी देखो, अपने सास ससुर को भी संभालो, घर भी संभालो, पति को भी संभालो, और फिर भी स्ट्रांग रहो। उससे ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें होगा? बिल्कुल सही, हर एक चीज सहने की क्षमता है। सच का सामना तो आपने बहुत अच्छे से किया। उसकी बात करें तभी भी बिंदास तरीके से आपने कई सारी बातें कही। जब औरतें बिंदास तरीके से बोलना शुरू कर देती हैं तो कहीं ना कहीं लोग राय कायम करना शुरू कर देते हैं, नहीं यार हमें नहीं लगता आज बोल रही हैं, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। कई लड़कियां बहुत लेट आवाज उठाती है, उनको शायद जिस तरह से आपके साथ हुआ, आपने लेट आवाज उठाई कि हाँ मेरे साथ, हमको सोचने में टाइम लगा, कलेक्ट करने में चीज़ों को टाइम लगा, अगर मैंने ये कहा तो शायद मेरे घर वालों को इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, अगर मैंने यहाँ आवाज़ उठाई तो घर वालों को, तो किसी और को, अपनों को प्रॉब्लम हो सकती है। इस चक्कर में थोड़ा सा लड़कियाँ शिकायत भी लेट दर्ज करने जाती हैं पुलिस स्टेशन, तो वो लेट होने के चक्कर में फिर जब वो सामने आती हैं तब क्वेश्चंस खड़े होते हैं, अभी तक कहाँ थी, बड़ी सती सावित्री बनती है, कहाँ थी अभी तक। ये चीजें भी फेस करनी पड़ती हैं जी। उस बारे में क्या कहना चाहती हैं? देखिए, तकलीफ ये है कि हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। लकीली मेरी मॉम ने मुझे पूरा सपोर्ट किया था ये मोलेस्टेशन के वक्त, और उसके वजह से मैं आराम से जो बोलना था मैंने सभी तरह पे अपनी आवाज़ रखी थी।
अभी रिसेंटली मेरी दोस्त का ये हुआ था केस कि फैमिली में से किसी ने मॉलेस्ट किया था, तो माँ बाप ने बोल दिया कि तेरी शादी कैसे होगी, तू बोलेगी तो। और मैं उसके पीछे पड़ी थी कि मैं तेरे साथ पुलिस स्टेशन चलती हूँ, मैं देखती हूँ क्या होता है। पर प्रॉब्लम यही है, माँ बाप रोक के रख देते हैं। क्या होगा, शादी ही करनी है ना। अगर कोई आदमी आपके साथ शादी ये नहीं सोच के करेगा क्योंकि आपके साथ किसी ने बदतमीजी की थी, तो वो आदमी से शादी करने का वैसे भी कोई मतलब नहीं बनता है। उसको अपने घर ही रवाना कर दो, वो अपने घर पे बैठे, वो ज्यादा सही है। तो ये सोच माँ बाप को बदलनी पड़ेगी। माँ को भी ये समझना पड़ेगा कि हमारे साथ भी ये हो चुका है कहीं ना कहीं पे, तो हमने तो हमारी वक्त गलती कर ली है, हमारे बच्चे सफर ना करें। True. और माँ सबसे पहले सपोर्ट कर सकती है। हम लोग को क्या लगता है कि पिताजी, पर पिता होते हैं, उनको वो अपना सोचते हैं। आदमी का बहुत आदमी जितना देखा जाए बहुत शैलो होते हैं अंदर से। वो प्रिटेंड करेंगे वो बहुत स्ट्रांग है, पर कुछ भी आ जाएगा सबसे पहले डर के वो भागेंगे। Do you believe in that? I do. I've seen it. औरतें बहुत ज्यादा हैंडल कर सकती है सिचुएशन को, जो मर्द नहीं कर सकता। और किन किन चीज़ों का आपने सामना किया? क्योंकि जब आपने कहा कि आपके साथ मोलेस्टेशन हुआ था, उसके बाद बहुत देर बाद आप बाहर आई, लेकिन जब बाहर आई घर वालों का सपोर्ट था, इसलिए सब कुछ सामान्य तरीके से हो गया। देर बाद ही किया, लेकिन अच्छे से किया। आज आप ऑथर है, जो बना रहा है, काफी कुछ कर रही है, लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। जैसे कि आप कह रही थे, दिमाग में मेरी ये बात आ रही थी कि मैं खूबसूरत ही हूँ, शायद इसी वजह से दिक्कतें आती हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे ख्यालात आए कि यार मुझे ज़िंदगी में होना, औरतें होती ही क्यों है यार, हम पैदा ही क्यों होती हैं गर्ल्स। सो फिर कौन सा ऐसा दिमाग में पॉइंट आया, तो आपने कहा नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। इंसान अपने आप से जो सवालात पूछते हैं, खुद ब खुद आपको आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। लकीली मेरे साथ काफ़ी लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और रहे हैं मेरी जर्नी में। सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर था मेरे टीचर जो है, मैं अभी भी बाहर जाके पढ़ाई करती हूँ कभी कभी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अपने आप से मिलाया है। मुझे बोला कि तुम अपने आप में छुप के रहोगी तो कुछ तुम्हें जो चाहिए वो तुम हासिल नहीं कर पाओगी। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, जो खुद एक मर्द है पर वो जानते हैं औरत की अहमियत क्या है। और ये पॉइंट आपने अच्छा नोट किया। अगर मर्द हर एक औरत की अहमियत जाने तो चीज़ें खराब होंगी ही नहीं। बिल्कुल नहीं होगी। कितना आसान होगा सब। जी। सवाल तभी उठ खड़ा होता है, प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब एक मर्द औरत को समझता नहीं है। वो कहता है ये इसलिए बनी है, इसलिए बनी है, हम इनसे ऊंचे हैं दर्जे के, हम इनसे ऊंचे दर्जे के। जहाँ रेस्पेक्ट आ जाती है, जहाँ आप बराबर रेस्पेक्ट दोगे एक औरत को, तब कहीं भी चीजें खराब नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, that's so true। वही है कि अभी भी हम लोग नहीं सीख पाए। हम ये बाहर जाते हैं, लाइक मेरी जिंदगी में गिने चुने 2 या 3 मर्द हैं जिनके लिए मैं बोल सकती हूँ कि मैं इनको रिस्पेक्ट करती हूँ, ये है मेरे सपोर्ट के लिए। बाकी मैं किसी को इतनी वैल्यू नहीं देती हूँ, पर कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं मेरे साथ में। जैसे मैं ये मेरे टीचर की बात कर रही हूँ, डेन है। अपने इंडिया से मैं बात करूँ तो जैसे जिसने मेरा बुक लॉन्च किया, राजीव खंडेलवाला जी, काफी अरसे से आपको जानते हैं। 15 साल से जानते हैं एक दूसरे को। मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स मैं उनके सामने डिस्कस कर चुकी हूँ, उनको पता है मेरे बारे में। कुछ भी प्रॉब्लम होती है मैं सबसे पहले उनको फ़ोन करती हूँ, और उससे अच्छा आदमी मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ना कभी गंदी नज़र, ना बदतमीजी, और ना कि आप कम हो मेरे से। गलती हुई है तब डांटा भी है उन्होंने मुझे। मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। जब तक मैं 10 महीने की हूँ तब से मेरे मामा के घर पे हूँ। तो उसका थोड़ा सा असर आपके जहन पे पड़ा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा असर होता है। आपने कई सालों तक सोचा होगा उसके बारे में, ऐसा क्यों है। फिर आपके साथ मॉलेस्टेशन हुआ, आपने सोचा होगा शायद माँ बाप मेरे साथ नहीं है, शायद ऐसा ही होता होगा। अगर वो शायद उस वक्त साथ थे तो आप हिम्मत जुटा पाती थी। जी, मेरी माँ ने तो हमेशा साथ दिया है, जैसे मैंने बोला। मेरे पिताजी तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि पिता होता क्या है, मुझे पता नहीं था। ओके, काफी गहरा असर एक बच्चे पे रखता है। मैंने तो मेरे पिताजी को मेरी माँ को पीटते हुए देखा हुआ है। क्या महसूस करती थी आप, क्या चल रहा था अंदर, क्या सवाल चलते थे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो अभी तक रहा था, जो मैंने अभी फाइनली इसको निकाला मेरे जहन में से, कि मैं मेरी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पिताजी मेरी माँ को पीटते रहे और मैं कुछ नहीं। और 10 महीने का बच्चा वैसे भी चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकता था तभी, पर वो काफी लंबे समय तक रहा मेरे साथ कि मैं ये नहीं कर पाई। बाद में आपने अपने पिता से सवाल पूछे? आज के समय में भी मैं और मेरे पिता बात नहीं करते हैं। हमारे इंडिया में तो नौकरानी से सस्ती बीवी होती है। साल में 2 पिक्चरें दिखा दो और 2 साड़ी दे दो, वो अपना सब काम करती है। कुछ नहीं तो 4 लीटर घास लेट तो है। तो जो आदमी की सोच ऐसी हो ना, उसके बारे में हम कुछ ज्यादा ना बोले तो ज्यादा सही है। आपको मन करता था तब अपने पापा से पूछूं और उनको डांटूं कि आप क्यों मामा को मार रहे हो? हाँ, काश मैं तभी बड़ी बॉडी में होती, मैं खुद उनको पीट देती। क्योंकि
किसी को भी मार नहीं सकते हो। और वही उनका भी सेम हिसाब जो मैंने पहले बोला कि आदमी को अपना बनाना है तो दबाओ सामने वाले को, और मारोगे तो वो बेचारी दब जाएगी, पर एक लेवल तक औरत दबेगी, एक लेवल से ज्यादा नहीं दबेगी। और मेरी माँ ने तब वो किया कि मेरी माँ तो बेचारी मार खाती ही थी। जब मेरे पिताजी ने, मैं जब 13 दिन की थी और मुझे बैल्कनी से उल्टा लटकाया था पैसों के लिए माँ से, तब मेरी माँ ने स्टैंड लिया कि मैं अभी इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। मैंने जो बर्दाश्त किया मेरी बेटी नहीं बर्दाश्त करेगी। My God, I can't believe this. So, बचपन से ही आप सहती आई हैं। I've seen a lot of abuse, इसलिए मैं जानती हूँ कि अब्यूज का लोग कितना डर जाते हैं। और तभी मैं हमेशा मेरे, जब मैं कुछ भी लाइव सेशंस करती हूँ, कुछ मैं हमेशा बोलती हूँ कि डर के मत रहो, डरोगे तो आपको दबा दिया जाएगा। डरो नहीं, जुल्म नहीं सहो। आपने अगर जुल्म सहा तो तभी भी आप दोषी रहोगे। आप ऊपर वाले की नजरों में, खुद की नजरों में भी दोषी होते हो। और फिर आप क्या कंप्लेन करोगे किसी से कि मुझसे ये हो गया? आपने क्या किया अपने लिए? आप अपने लिए खड़े रहे, आप दूसरों के लिए बोलोगे ये मेरे लिए खड़ा नहीं रहा। आप जब खुद के लिए नहीं खड़े रहोगे, कोई आपके लिए क्यों खड़ा रहेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। एक ये पॉइंट है, एक महिला को खुद उठना पड़ेगा, अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो सह रही है तो सहना नहीं पड़ेगा उसको। हजारों साथ आ जाएंगे, हजारों सवाल भी आएंगे, हजारों साथ भी आएंगे। आपको हिलना नहीं है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है। और जब आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे, आपको कोई नहीं दबा पाएगा। अरे वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। It was lovely talking to you. Thanks a lot. Thank you. See ya. उम्मीद करती हूँ आज का परवाज़ आपको बेहद पसंद आ गया होगा। बस जो ईशा मेहता ने कहा कि आप ज़िंदगी में कई सारी रुकावटों का सामना कर सकती हैं। आप औरत हैं, आप महिला हैं, लेकिन आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर जज्बा है। बस एक बार आप तय कर लीजिए कि आपको जुल्म नहीं सहना है, फिर देखिए हज़ारों हाथ आपके सामने आएंगे, हज़ारों रास्ते आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी परवाह जारी रखिएगा, डरिएगा मत। टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।